पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी नजर डालने एक बार एशियाई बाजारों पर किस तरह का कारोबार होता हुआ दिखा है। हरे निशान में तमाम बाजार। एसजेएक्स 50 है 23 अंक ऊपर। हांगकांग के बाजार मजबूत है, शंघाई के बाजार मजबूत है। निक्की शायद थोड़ा सा कम था लेकिन अब वो भी रिकवर हो चुका है। 75 अंक ऊपर हांगकांग है, तो तस्वीर ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी मजबूती 1.4% की दिख रही है सब बाजारों में। तो उतना हम भी ऊपर खुल जाए तो अच्छा रहेगा। रुपए की ओपनिंग पर भी नजर रखेंगे करेंसी मार्केट में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कल भी 100 के नीचे ही बंद हुआ है। 99.8 ये था और 65.44 जो कल 15 पैसे की कमजोरी दिखी करेंसी मार्केट में, आज क्या कुछ रिकवरी हो पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वागले साहब, प्रकाश दीवान जी, आशीष चतुर्वेदी साहब और रजत बोसर। सर आपकी 2 पिक्स बाकी है वागले साहब, आप 8 बजे से पिक्स लेके बैठे हैं, फटाफट बता दीजिए सर। दोनों बैंकिंग सेक्टर में है। पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। कल जिस तरह से क्लोज हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा था, ये बाय करके चले 855 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 877। और पीएनबी में हमने ब्रेकडाउन देखा, जो मुझे लगता है अगर ऊपर में मिला चांस तो बिकवाली करके चलना चाहिए 139 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 129। दीवान साहब, एक छोटा मझोला स्टॉक जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है, आपका पिक बताइए। मैंने इंफ्रा स्पेस में से चुना है। काफी समय से मैं, जब से बीजेपी की जीत हुई है तब से इंफ्रा पे बुलिश साउंड कर रहा हूं शायद। पहले जय कुमार की हमने बात की थी, पर जो ट्रेंड अब दिख रहा है उसमें कुछ नई कंपनीज हैं जो नए नाम आ रहे हैं जिनको बहुत एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ की वजह से एक री रेटिंग की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। उसमें एक है पीएनसी इंफ्राटेक। अब पीएनसी इंफ्राटेक को आप देखें तो पहले इनका सिर्फ रोड पोर्टफोलियो और सिविक एम्यूनिटीज का जो अर्बन उसमें लैंडस्केप में काम करते थे उसका था। अब वो स्लो डाउन जो है वो मेरे हिसाब से घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को 2019 से पहले काफी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो लोगों को दिखे और समझ आए कि ये इंप्रूवमेंट हमारी लाइफ में हो रहा है। और यूपी में भी ये काफी इनके अच्छी स्ट्रेंथ रही है, यूपी वाले उस सेगमेंट में, उत्तराखंड यूपी साइड में। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में देखिए फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, लेवरेज कोई खास है नहीं, पोर्टफोलियो नीट एंड क्लीन है, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल कभी कोई जिन्होंने वो पार्टिसिपेशन नहीं किया। और अभी न्यूज ये आ रही है कि जोजिला की जो टनल का जो काम जो बीच में आईआरबी को मिला था और फिर वापस ले लिया गया 10,000 करोड़ का, उसमें भी शायद एचसीसी या किसी का नाम सुनने में आ रहा है कि बिड्स शुरू हुई है करनी और मिलेगा। तो ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फिलहाल पीएनसी इंफ्राटेक में देखिए यहां से अच्छा 20-25% का अपसाइड भी रह सकता है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको ऑफकोर्स इवैल्यूएट करेंगे 6-8 महीने बाद, बट फॉर द टाइमिंग इट्स डेफिनेटली अ गुड पिक। ओके, पीएनसी इंफ्रा ये एक स्टॉक है जहां पर आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस बीच शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। और बता दें आपको किस तरह की शुरुआत। रुपया 4 पैसा मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, जैसा हम कह रहे थे कि थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए करेंसी मार्केट में, और आई भी थोड़ी सी है। 4 पैसे की रिकवरी यहां पर दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी कमजोर खुलता दिख रहा है 65 अंक, और सेंसेक्स मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। क्या कौन से स्टॉक्स हैं जो कमजोरी दिखा रहे हैं? आईटीसी 7.5%, ये तो इतना नीचे खुलेगा नहीं। पावर ग्रिड 3% और टाटा स्टील 2% नीचे, इन्फोसिस 2% नीचे। मजबूत है टेक महिंद्रा 3% ऊपर, हीरो मोटो 2% ऊपर, ग्रासी में थोड़ी तेजी है। तो ये स्टॉक्स लिमिटेड एक्शन दिखाते हैं। और मेरिको देखिए ये कमजोरी के साथ कारोबार करने की शुरुआत करने वाला है, और आप देखिए कल इसके लिए बहुत खराब खबर आई है। बाजार बंद होने के बाद कैबिनेट ने जो कोपरा की कीमतें बढ़ाई हैं, नारियल की कीमतें बढ़ना, पैराशूट जो इनका ब्रांड है, जो ये कोकोनट ऑयल बनाने का काम कंपनी करती है, मुझे पहले भी याद है जब पिछली बार कोपरा की कीमतें बढ़ी थी तो इनके मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला था, जिसको बचाने के लिए कंपनी ने कीमतें बढ़ाने का फैसला भी एक बार लिया हुआ है। लेकिन 9.25% बढ़ जाए कोपरा की कीमतें, और फरवरी में ही बढ़ी थी 400 रुपए प्रति क्विंटल, तो आज ये स्टॉक एक्शन में रहने वाला है, दबाव के साथ कारोबार होगा। तो ये तो बड़ा इनके लिए नेगेटिव हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी ब्रांड ही पैराशूट है। नारियल तेल का नाम सुनते सबसे पहले पैराशूट नीले कलर का याद आता है। बाकी निहार विहार एक तो और है, लेकिन वो ये भी पता नहीं लोगों को किस कंपनी की। तो पैराशूट और मैरिको वो आपस में एक दूसरे के लिए जैसे कहते हैं सर्फ, यानी हाँ बिल्कुल, वॉशिंग पाउडर मतलब सर्फ, बाटा मतलब लेदर की जूते, डालडा मतलब वनस्पति की, बिल्कुल। मैरिको, रजत चार्ट्स देखकर बताएं कितना गिरेगा? देखिए कल ये खुला था काफी नीचे, उसके बाद में ऊपर जाके फिर नीचे बंद किया, तो ये ऐसा बता रहा है कि कल कुछ नीचे की लेवल पे बाइंग भी हुआ था। इसीलिए कल का जो लो है वो पहले आपको ध्यान पे रखना चाहिए, दैट इज 283.50। उसके नीचे अगर चलना चालू करे तो हो सकता है ये 280 और वो तोड़ के 277, 275 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास जाने की संभावना दिख रहा है। बट ये जो डेली चार्ट अगर देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ एक इसमें इंटरमीडिएट अप ट्रेंड चल रहा है, बट आप
लॉगरिदमिक स्केल पे क्वार्टरली चार्ट देखेंगे तो इट्स इन अ लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। सो इसमें ट्रेड करना होता है तो आज के दिन आप ट्रेड करके नीचे 277-75 आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि इसका जो ट्रेंड है, कोई भी नीचे की लेवल पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ऐसा जब सिचुएशन होता है इस टाइप ऑफ कंपनीज में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है, क्योंकि अब ये तो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, मतलब दिसंबर की लेवल से 20% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी अगर गिरेगा तो दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मारिको। तो 275 तक आ सकता है, वहां पर खरीदारी करने की राय, यानी 5 रुपए नीचे खुलने की तैयारी, 5 रुपए की और जगह है तो 10 रुपए के आसपास की गिरावट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक खरीदना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है रजत की तरफ से। बिल्कुल। और अब देख लेते हैं, इससे पहले कि प्री ओपनिंग सेशन सेटल, अब थोड़े से लेवल ठीक आ रहे हैं। 37 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी, तो अब धीमे धीमे थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सेटल होगा 9:07 से 8 मिनट के बीच में। उससे पहले देख लेते हैं आज आपके लिए कहां है मौके ट्रेडिंग के लिए। आज से स्टॉक 2020 के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, आज का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक से बड़ा डिविडेंड का चेक सरकार ने लिया है, अब बड़ा डिविडेंड देने की बारी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की है। दूसरे अंतरिम डिविडेंड के ऊपर आज इन तीनों कंपनियों की बोर्ड बैठक है। एनएचपीसी में भी इसलिए अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। एफएनओ में शामिल होने जा रही है 31 मार्च के बाद इक्विटास, सुजलॉन, एस्कॉर्ट्स और रिलायंस डिफेंस, यहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सिलेक्टर्स को लगता है कच्चे तेल की गिरावट का फायदा स्पाइसजेट को मिलेगा, इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा दिया है। पेट्रोन इंजीनियरिंग के हाथ भी एक ऑर्डर लगा है, यहां पर भी रैली देखने को मिल सकती है आज के दिन। आज भी खरीदारी पे ही पूरी तरीके से फोकस यहां पे किया गया है। हिंदुस्तान जिंक बड़ा डिविडेंड मिला है, आंध्रा बैंक में भी फंड रेजिंग के प्लान चल रहे हैं, यहां पे क्यूआईपी भी आ सकता है, सरकार को इक्विटी देने की बात चल रही है, एफपीओ ला सकते हैं। सद्भाव इंफ्रा 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है 4 लेनिंग करने के लिए, वो एक पॉजिटिव है। सोम डिस्टिलरीज कर्नाटक में जिन्होंने अपनी शुरू करी है सप्लाई, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कुछ और मेन लाइन प्रोडक्ट्स सप्लाई करने वाले हैं। इंडिया होम लोन, कल जो जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिडिल इनकम ग्रुप को भी शामिल कर लिया है लोन रिबेट में, हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो बहुत फायदा है। छोटी छोटी लोन देने वाली कंपनियों को अच्छा खासा इससे फायदा होगा। क्रूड में जबरदस्त गिरावट से जेट एयरवेज जैसे खिलाड़ियों को फायदा होगा, क्योंकि इस महीने के अंत का जो रिव्यू होने वाला है उसमें एटीएफ की कीमतें नीचे आती हुई दिखेंगी आपको। हिंदुस्तान कंपोजिट्स में 10 अप्रैल को बोर्ड बैठक है जहां बोनस और स्प्लिट पर विचार किया जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। केन इंडिया पे नजर रखिए, क्योंकि केन इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आई कि इनके जो ब्लॉक्स हैं प्री 99 के, यानी प्री एनईएलपी के, वहां इनको एक्सटेंशन मिला 10 साल का, तो इसके लिए पॉजिटिव है। इसी खबर पे वेदांता को भी पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टॉक का मर्जर होना और साथ ही चलते हैं, तो यहां भी पॉजिटिव खबर है। और मैरिको में नेगेटिव खबर, क्योंकि कोपरा की कीमतें 550 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई हैं, जो कि एक इसके लिए नेगेटिव खबर है। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। नजर रखिएगा उन 15 कंपनियों के ऊपर जो एफएनओ में शामिल होने वाली है अप्रैल की सीरीज से 31 मार्च से, यानी। और देखिए सुजलॉन 3% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, आशीष चतुर्मोता जी को ये शेयर पसंद है। रिलायंस डिफेंस में तेजी होगी, इक्विटास, आज वही सब स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। इवन हिंदुस्तान जिंक देखिए, जो हम कह रहे थे 7.5 रुपए के आसपास का एडजस्टमेंट होना बाकी है, कैश मार्केट में देखिए 7 रुपए 15 पैसे ये ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल वही हो रहा है, 20 रुपए के आसपास एडजस्टमेंट कल हो चुका था। और केन इंडिया और अनिल अग्रवाल ग्रुप की एक और कंपनी वेदांता, ये स्टॉक्स रहने वाले हैं फोकस में। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, क्योंकि आज सरकार दूसरा डिविडेंड, कंपनियां माफ कीजिएगा, दूसरा डिविडेंड देने के लिए बोर्ड बैठक बुला रही हैं। फिर उस लिहाज से नजर चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल पर भी होनी चाहिए। तो ये ऑयल एंड गैस की तमाम कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं। 2% के आसपास का डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से एचपीवी आईओसी में होना चाहिए। आज देखते हैं कितना आता है डिविडेंड यील्ड जो बैठना चाहिए, जिस तरह के कैश लेवल्स हैं इन तीनों कंपनियों की बैलेंस शीट पे, ये मेरा अंदाजा है। तो देखते हैं, कल भी हम फेसबुक लाइव में यही बात कर रहे थे, शायद 28 रुपए 30 रुपए के आसपास का डिविडेंड और हिंदुस्तान जिंक में लगभग 27.5 का निकला है। तो डिविडेंड पर नजर रखिए, ये एक्शन वाले होंगे। लेकिन इस बीच सद्भाव इंफ्रा एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं। चार्ट्स पर रजत आपसे, सद्भाव इंफ्रा को 1071 करोड़ के का एक ऑर्डर मिल सकता है। L1 यानी कि ये सबसे नीचे बोली लगाने वाले दावेदार हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें मिलने के समय 7% स्टॉक ऊपर दिख रहा है। तो प्री ओपनिंग सेशन में चार्ट्स क्या कह रहे हैं, इतना ऊपर खरीदेंगे?
इससे सवाल है ना। ये ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है और ये 317 रुपया में कल बंद दिया था। मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस लेवल पे आपको लेना है तो थोड़ी सी रिस्क ज्यादा हो जाएगा, बट फिर भी अगर मोमेंटम प्ले करना है तो इसमें आप कर सकते हैं। ये ऊपर में 325 क्रॉस करने के बाद में फिर 325। मेरे ख्याल में देखिए दो कंपनियां हैं, सद्भाव इंजीनियरिंग और सद्भाव इंफ्रा। दरअसल सद्भाव इंफ्रा जो 103 रुपए का भाव है, जो इस समय प्री ओपनिंग ट्रेड में 6% ऊपर चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक बार वो देखकर बताइए। ये सद्भाव इंफ्रा में काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है। ये देखिए कल तो 97 में बंद दिया था, अगर आज के दिन ऊपर में खुल जाए, खुल के अगर 105 108 इस रेंज को पार करके ऊपर चले जाए तो इसमें अच्छी बाइंग होने की गुंजाइश है। ये कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो में, बहरहाल इस स्टॉक पर रखिएगा नजर, अच्छी तेजी दिखा सकता है। 67 किलोमीटर लंबा 4 लेनिंग का महाराष्ट्र में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए सबसे कम बोली लगाई। L1 का मतलब है अब इनके ऑर्डर हाथ लगने ही वाला है। NHAI ने बोलियां मंगाई थी, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। मैरिको लेकिन दबाव के साथ खुलने की तैयारी करे। अच्छा, जो कंपनियां हैं एग्जीबिशन के क्षेत्र में, PVR देखिए मजबूती के साथ खुली क्योंकि ये F&O में शामिल हो रहा है। इसके अलावा इसी स्पेस में प्रकाश कोई स्टॉक आपको पसंद हो जिस पर आप बुलिश हो, आपको लगता हो अच्छी तेजी बन सकती है? देखिए इमीडिएट बेसिस पे तो आइनॉक्स लेजर है और उसमें और पीवीआर में जो गैप है वो काफी हमेशा रहा है वैल्यूएशन का, वो घटेगा। उसका रीजन है इनका सारा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एक ही कंपनी को दिया गया था पहले सिंडिकेशन के लिए, खुशी एडवर्टाइजिंग करके। उसका करार अब कंप्लीट हो गया है, उन्हें रिन्यू नहीं हुआ है, विच मीन्स डायरेक्ट रेवेन्यू कंट्रोल आइनॉक्स के पास रहेगा, तो री रेटिंग उसमें हो सकती है। पर लोगों को अभी वेट करेंगे उसका इम्पैक्ट देखने में। तो जो पसंद है मुझे कंपनी वो है मुक्ता आर्ट्स। अब उसमें रीजन ये है कि ये टियर 2 सिटीज में है जहां कॉस्ट कम होती है और इसका एक्सपेंशन करना इनके लिए लागत इनके लिए काफी कम रहती है। तो एग्जीबिशन बिजनेस विल नाउ बिकम क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत जरूरी हो जाएंगी। पहले जैसा खर्चा करके अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कमाने का, तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान दें तो एक री रेटिंग वहां भी हो सकती है। सुभाष घई वाली कंपनी। और एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है, हेमंत घई का सुभाष घई से लेना नहीं है, बिल्कुल ये डिस्क्लेमर भी दे देना। केवल घई सरनेम कॉमन है, घई सरनेम कॉमन है। चलिए, लेकिन अब जहां गई सरनेम कॉमन है वो तो अच्छा करेगी, कर ही रहे। जैसे सिंधी सरनेम कॉमन है तो अच्छा करती है। हम दोनों म्यूचुअल एडमिशन क्लब के फाउंडर मेंबर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक का डिश टीवी, इस पर राय लेना चाहता हूं। आशीष बताएं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या खरीदारी का मौका है? मक्वायरी की रिपोर्ट 18% की अपसाइड, 125 का टारगेट। बिल्कुल पॉसिबल है जी। बहुत समय से ये स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज से निकल के अब एक अच्छे मोमेंटम में आ चुका है। मुझे लगता है अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा जो कि करीब करीब 122-23 के आसपास है, और जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस होंगे तो एक फ्रेश अपसाइड वहां से देखने को मिलेगी। तो क्लियरली पोजिशनल कॉल है और मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। ऑन डाउन साइड 103 के एक स्टॉप से शॉर्ट टर्म के अंदर में ट्रेडिंग की जा सकती है। अच्छा सर, ये बताइए आईटीसी इतना कमजोर क्यों है? मैरिको की बात, कोपरा की बात तो मैरिको ये भी बताते तो हैं, इनके भी हेयर ऑयल का कुछ मेरे ख्याल से निहार या ऐसा कुछ है। गोदरेज इनका भी एक तो है। ओके, तो फिर कोपरा की कीमतें सबको दुख दे रही हैं। दीवान साहब, आपकी क्या राय है इस पर? काफी ऑइंटमेंट्स और ऑयल बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें कोपरा ही यूज होता है। अब कोकोनट ऑयल तो उसमें तो कोकोनट है ही है, पर उसके अलावा भी बेस जो होता है वो यूज होता है। इस वजह से इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा। बट आईटीसी में एक और चीज हो रही है, जो दिसंबर के बाद जो मूव आया था उसमें बड़ा हेजिटेटिंग मूव है कि बड़े कन्विक्शन के साथ किसी ने नहीं लिया। रिजल्ट आता है फिर गिर जाता है, वॉल्यूम डी ग्रोथ सुनते हैं तब चिंता हो जाती है। अब जीएसटी के रिलीफ के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ, जो एक बड़ा मूव आया था, उसमें क्या होता है कि जो लोगों को लेना है वो वेट करेंगे, सूटी में से भी अभी माल आने वाला है तो हम तब लेंगे, वो सप्लाई खबर के चलते। तो ये उस वजह से है। तो फंडामेंटली आई थिंक देयर इज नो चेंज। ये सप्लाई साइड की वो डायनेमिक्स है, बट आई थिंक एट एनी लोअर लेवल्स आईटीसी शुड बी बॉट इन। एक बात बताइए, ये जो ईटीएफ के जरिए हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया सरकार ने इजाद की है, कितनी बेहतरीन प्रक्रिया है। शेयर बाजार में कुछ खास इंपैक्ट आता नहीं है। कल खबर के दम पर जरूर गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन सरकार कितने सारे ईटीएफ ले आई और कितने आराम से देखिए सरकार ने पैसा भी रेज कर लिया और शेयरों पर कुछ खास इंपैक्ट आया नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जब सरकार कहती थी एफपीओ ला रहे हैं, क्या भर भर के गिरावट देखने को मुझे दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये तीसरा वाला जो है, यार एक तो है ना,
प्राइस बढ़ती जा रही है सारे शेयरों की। पीएसयू पहले वाले ईटीएफ से सेकंड वाले में देखो उतने ऊपर के भाव में, अब थर्ड वाला और ऊपर के भाव में आ रहा है क्योंकि सारे पीएसयू स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और दूसरा डिस्काउंट आप कम करते जा रहे हैं, अब सिर्फ 3.5-3% का डिस्काउंट है और प्राइस भी ऊपर है। तो इस बार मेरा कंफर्ट नहीं है पैसा लगाने में। 3-3.5%। हाँ, ईटीएफ में मतलब स्टॉक अच्छे हैं। एक तो क्या है, आपको जबरदस्ती कुछ उसमें से होता है क्या है, देखिए 10-12 स्टॉक है तो 2-3 ऐसे घुसा दिए जाते हैं जो आप लेना नहीं चाहते। तो सरकार भी स्मार्ट है, ऐसा नहीं कि मतलब वो सब दे दी जो आप लेना चाहते हैं। तो सरकार की स्मार्टनेस की तारीफ करना। हाँ, सरकार की एंगल से सही है। जो वो पहले जब QIP लाते थे तो गिर जाते थे, तो ये तरीका जो है वो बढ़िया है, ये कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा डिस्काउंट बढ़ाओ भाई, ऐसा कम से कम मतलब मेरे ख्याल है रिटेल इन्वेस्टर्स को तो दो, सबको नहीं दो तो भी कम से कम रिटेल इन्वेस्टर को 10% के आसपास का डिस्काउंट दो। 9,000 की निफ्टी पे आप ला रहे हैं, ये कोई 8,000 की निफ्टी पे थोड़ी है। 1-1.5 साल पहले जहां पर 30-30%। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हेमंत ये है कि जो एक आम इन्वेस्टर है वो क्या सोचता है, पुरानी परफॉर्मेंस देख के सोचता है कि आगे भी ऐसी आएगी। सही बात है। तो अब वो वाली परफॉर्मेंस थोड़ी आने वाली जो 20-20, 30-30%, 35% की परफॉर्मेंस पहले ETF में आई, दूसरे वाले में 10% भी अच्छी लगेगी, तीसरे वाले में तो ये भी नहीं बनने वाली। तो फिर थोड़ा अब ऊपर के लेवल पे सावधान रहना चाहिए। सरकार कुछ भी किसी भी भाव में बेचे तो खरीदना नहीं है, आपको ये ध्यान में रखिए। चलिए, इस बार अब 9,048, जी हाँ, ये है लेवल निफ्टी का प्री ओपनिंग सेशन का। मजबूत खुलेंगे लेकिन 18.33 पॉइंट ऊपर हम खुलेंगे सेंसेक्स पर। ओके, ये ठीक है। और मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% आधा परसेंट के आसपास ऊपर खुलेगा और बैंक निफ्टी भी लगभग 70 अंक ऊपर खुलने की तैयारी में। तो शुरुआत बेहतर होगी, और बेहतर शुरुआत कहां से होगी? BPCL टॉप गेनर आईडिया अच्छा चली है, आज फाइनली गिरावट बंद होती दिख रही है। 1.25% मजबूत है, लेकिन ध्यान रखें 95-96 ये टेस्ट लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा आइडिया तो ही करेक्शन पूरा करेगा, नहीं तो पहले 85 आएगा, 96 पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय इंफ्राटेल 1% ऊपर दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। ICICI बैंक और SBI में थोड़ी रिकवरी होगी। ITC 1% नीचे है, आज टॉप लूजर यही है निफ्टी में। जो स्टॉक्स चलिए शुरुआत हो चुकी है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स निफ्टी पर 57 अंक ऊपर खुलता हुआ, सेंसेक्स निफ्टी 22 अंक मजबूत 9,050 के लेवल के ऊपर खुलता हुआ। तो मजबूती कहां से आ रही है? BPCL 1.5% ऊपर, भारतीय इंफ्राटेल 1%, आइडिया 1% ऊपर है, ग्रासिम, ICICI और एक्सिस बैंक में मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। ITC आधा % नीचे। तो ये शुरुआती स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है। वायदा कारोबार में वेदांता 2% मजबूत, CEAT 2%, केन 2% मजबूत है। तो ये 3 स्टॉक्स है मजबूती के साथ खुलते हुए। IOC में तेजी है, तो BPHP IOC मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। कावेरी सीड में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, 1-2% की, लेकिन कोई बहुत रन अवे रैली वायदा कारोबार के शेयरों में है नहीं। TVS मोटर, PNB जैसे शेयर आधा 1-1%, लेकिन सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 110 अंक ऊपर है और निफ्टी पे बेहतरीन मजबूती 38 अंकों की आधा % के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है आज इन तमाम शेयरों में। हेमंत, बिल्कुल, जो वो स्टॉक्स जो अप्रैल सीरीज से FNO में आने वाले हैं, रिलायंस डिफेंस, इस पर नजर रखिए, तेजी के साथ कारोबार करने की शुरुआत कर दी है। सुजलॉन में तेजी हो रही है, इक्विटास में मजबूती है, और हिंदुस्तान जिंक पर भी रखिएगा नजर। बड़ा डिविडेंड दिया है, 27.5 रुपए का इन्होंने, और देखिए हिंदुस्तान जिंक में करीब 2.5% की तेजी होती हुई दिख रही है। केन और वेदांता, 2 और अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनियां, यहां पर भी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ। HPCL, BPCL, IOC गैप अप ओपनिंग हुई है, 0.25% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कंपनियां की आज बोर्ड बैठक है। स्पेशल डिविडेंड देने के ऊपर इन पर रखिएगा नजर, और नजर रखिएगा MRPL और चेन्नई पेट्रो पर भी। ये पूरा का पूरा पैक आज फोकस में आता हुआ। डेल्टा कॉर्प, जिसने कल कहा कि QIP के जरिए पैसे जुटाएंगे, लेकिन देखिए मजबूती के साथ ये शेयर भी आज कारोबार की शुरुआत कर चुका है। और PNC इंफ्राटेक, ये है प्रकाश दीवान जी की आज की पिक, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। मुक्ता आर्ट्स में 5% की तेजी देखने को मिल रही है, और अच्छा प्रदर्शन एस्कॉर्ट्स भी दिखा रहा है। PVR में भी तेजी। तो आज मोटा मोटी फोकस बाजार का उन स्टॉक्स पर ही है जो FNO में नए एंट्रेंट होने वाले हैं। HCLTech ये एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखनी चाहिए आपको, क्योंकि 0.5% से ज्यादा HCLTech की हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। ये एक बड़ा ट्रेड, 75 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भी नहीं है कि प्रोमोटर माने जाए। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड HCLTech में होता हुआ। रजत ने कहा था इसे खरीदना चाहिए, रजत ने कहा ना। हाँ, ओके, रजत से फिर टारगेट लिए जाए। रजत, HCLTech मजबूत नहीं, आशीष ने कहा। आशीष वही मैं कह रहा था, रजत तो आज थोड़े से बेरिश है। आशीष जी, HCLTech आपकी पिक सुबह खुलते ही कमाल कर रही है, बताइए क्या टारगेट है? इन लेवल्स पे भी लिया जाए इसे?
बिल्कुल अनिल जी, ये अभी फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है वीकली मंथली चार्ट्स पे, और मैंने जैसे कहा कि एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा लास्ट 2-3 महीने में था, पर प्राइस में एक्शन नहीं था, और वो अब मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही स्टॉक 878 वगैरह लेवल्स को क्रॉस करेगा तो 920 930 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली तो मुझे लगता है ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 1000 के लेवल्स को भी क्रॉस करने का, तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पर लिया जा सकता है। डाउन साइड में 858 का एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑलराइट, चलिए तो इस पर रखिएगा नजर आज के दिन। साथ ही नजर रखिए वेदांता पर भी, वेदांता भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, भारत फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखिए करीब 2% ऊपर आज कारोबार की शुरुआत कर चुका है, वो खाड़ में तेजी देखने को मिल रही है। जेपी एसोसिएट्स भी मजबूत है, तो आज जो ग्लोबल मार्केट्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है उसके चलते अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टीवीएस मोटर, हालांकि आज जो डॉइचे बैंक ने 305 रुपए के लक्ष्य दिए हैं स्टॉक के लिए, इसके चलते थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। पीएनबी जैसे स्टॉक्स और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर बैंकिंग स्पेस में थोड़े से कमजोर होते हुए पीएनबी में आज वागले साहब ने कहा था पिकवाली करनी चाहिए। और इस बीच वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से टॉप गेनर कोई बहुत बड़ा अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, सीएट है और आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है, तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक के लिए एक्शन भरा दिन होता हुआ दिख रहा है। 2% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर इजाफा है, और सबसे बड़ी बात है बैन में था तो ये तेजी का फायदा उठा नहीं पाया जो कि टायर्स के लिए होती दिख रही है। वागले साहब के चेहरे पे कोई स्माइल है वागले साहब? जी बिल्कुल है, पैटर्न पॉजिटिव है, मोमेंटम इंडिकेटर्स है। थोड़ा मॉर्निंग में चॉपीनेस था, मुझे लग रहा है वो निकल रहा है वो, लेकिन ये 1312 के ऊपर जैसे निकलेगा 11, अब वो निकल गया। 1300 के नीचे का स्टॉप लॉस से बाय करके चले, 1330 का टारगेट रहेगा। ओके, जबरदस्त 1330। ओके, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है सीएट, और बाकी की टायर कंपनियां भी देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है। कल भी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था अनिल, ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर जो बैठक होने वाली है अगले हफ्ते, उसमें अगर एक फेवरेबल डिसीजन आ जाता है, 28 को वो बैठक होने वाली है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी, और ये सारी कंपनियां मांग कर रही हैं सरकार से कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। ये बताइए इस स्पेस पर आपका व्यू क्या है, और आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा दिवान साहब? सीएट, अपोलो, जेके? सो लास्ट आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले मैंने अपोलो की बात की, तब कुछ 187 188 था इसी शो पे, और तब ये था कि जो चाइना का ध्यान इंडिया से हट के यूएस की तरफ हुआ है, उससे एक रिलीफ सा महसूस हुआ इन सारी कंपनीज को, जो प्राइसिंग प्रेशर था वो नहीं अब है। बट इम्पोर्टेंटली ये भी समझने की जरूरत है कि रबर प्राइसेस जब घटते हैं तब तो ये कोई प्राइस बेनिफिट देते नहीं है कंज्यूमर को, और ओईएम्स को प्रेशर जब लगता है तो सबसे पहले वो इस टाइप की कंपनीज पे ध्यान देते हैं। उसका रीजन ये है, आज मैं अगर मेरी कार में कार्बोरेटर लेता हूं तो एक ही पर्टिकुलर कंपनी बना सकती है, लेकिन टायर लेता हूं तो कहीं से भी ले सकता हूं। तो टायर इज ऑलमोस्ट अ कमोडिटी ऑन द सप्लाई साइड फॉर ओईएम, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कार कंपनीज है। तो वहां पे देखें तो ट्रक वाला जो पोर्शन है अपोलो का, दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, तो उसमें एक डिफेंसिव सप्लाई है। बट अदरवाइज आई थिंक थोड़ा सा ओवरडन है ये टायर्स की रैली, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। ओके, टायर्स में मुनाफा वसूली भी आ सकते हैं, हालांकि फंडामेंटल्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं इस सेक्टर के, तो उसका फायदा शायद मिलता हुआ नजर आए। एक और स्टॉक जहां बड़ा एक्शन होता दिख रहा है वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए ये भी स्टॉक बैन से बाहर आया, और पिछले कुछ दिन इसने शायद मिस कर दिए एक्शन के हेमंत में, क्योंकि जो मर्जर की खबरें लगातार चले, लेकिन वो बैन में जाने के बाद पैक हो जाता है शेयर, तो फिर कुछ होता नहीं है। आज आते ही देखिए एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 2.5% मजबूत है और तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आशीष जी, आपके लिए काम बढ़ता हुआ बैन से बाहर निकला है, बताइए क्या राय है इस पर अभी आपकी? भागने के लिए तैयार है? अनिल जी, मुझे लगता है बिल्कुल तैयार है। देखिए इसके अंदर तो हमने देखा है वैसे भी स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है लोअर लेवल्स पे, और मुझे लगता है आज तो एक्शन भी वॉल्यूम के लिहाज से काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो 880 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3-4 दिनों के अंदर में ही, क्योंकि ये लास्ट 4-5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर से आप इसकी रेंज देखेंगे तो ऊपर में ये 840 और नीचे में 805, 35 रुपीज की रेंज बनी, और जैसे ये 840 के लेवल्स क्रॉस होंगे ये 30-35 रुपये आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है 875 880 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में आज का लो ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, तो 815 के आसपास का एक स्टॉप रख के पोजीशन बनाई जाए। रिलायंस कैप भी बैन से बाहर भी एक्शन शुरू हो चुका है, एक्चुअली मैं पूछने वाला ही था, और यहाँ पर भी अब आप देखिए एक्चुअली आज इंटरेस्टिंग बात है, तीनों स्टॉक जहाँ ओपन इंटरेस्ट गेनर सबसे ज्यादा है वो वही है जो बैन से बाहर है, यानी कि लोग इंतजार कर रहे हैं कब बाहर निकले और इनमें खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडर्स के फेवरेट हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इनमें इंटरेस्टिंग बात एक और है, मतलब सारे स्टॉक्स में जो अच्छी तेजी या फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से बैन में जा रहे हैं,
जैसे ही बैंड से बाहर निकलते हैं प्राइस एक्शन होता है, ऊपर के लेवल पे सेटल होते हैं, बैंड में चले जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर नेक्स्ट प्राइस एक्शन आता है। तो वो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। क्या वैसा ही पैटर्न फिर 600 के पार हो गया अनिल अंबानी ग्रुप के लिए? तो आज खबरें दमदार है। रिलायंस डिफेंस भी आ रहा है। तो हाँ, आप आरके पूछ रहे थे। आरके भी बताइए सर। काफी पॉजिटिव है जी। मैं तो पहले भी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा दोनों के बारे में बात कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरा मानना है कि ये स्टॉक जो आपने कहा बिल्कुल वही ट्रेंड बना हुआ है कि पहले ये बैंड में जाते हैं तब थोड़ा प्राइस वाइज नॉमिनल एक करेक्शन देखने को मिलता है, और जैसे ही बैंड से निकलते हैं लोग पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल वेट करते हैं। और जिस तरह के वॉल्यूम्स लास्ट एक दो हफ्तों में देखने को मिले, मुझे लगता है 640 650 एक दो हफ्ते में ही शायद रिलायंस कैपिटल का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑन डाउन साइड कल का जो लो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, तो 588 के स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन रिलायंस कैपिटल में बनाई जा सकती है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक देखिए अब एफएनओ में थोड़ा सा नीचे आता हुआ, लेकिन आईटीसी में भी थोड़ी कमजोरी देखने को। टीवीएस मोटर आज डॉयचे बैंक की इस रिपोर्ट के बाद ही यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। 1.25% नीचे ये शेयर कारोबार करता हुआ। आईजीएल में भी कमजोरी के साथ कैश में बढ़ रहा है, ऐसे कैश में बढ़ना पड़ेगा। जिसको डिविडेंड लेना है वो तो कैश में मिलेगा। तो आप देखिए कैश में है हिंदुस्तान जिंक लगभग 6.5 रुपए ऊपर, एकदम परफेक्ट ट्रेड ये कि वहां कैश में मजबूत होता दिख रहा है और यहाँ थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो ये इस वक्त का रुझान आपके लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बैन वाले 3 स्टॉक जो बाहर निकले अच्छी तेजी होती दिख रही है। बीपीएचपी आईओसी, अगर इनमें से कोई एक खरीदना हो अभी इस वक्त, तो वागले साहब ओपनिंग के बाद क्या करें? दोनों के पैटर्न बीपी और एचपी एक सरीके है और मुझे इंट्राडे के तौर पे इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा है, इसके लिए कि ओपन होके वो नीचे आया है, ओपन हाई बनाया है। सो जब तक दिन का हाई जो आज बनाया है वो ओपन नहीं ब्रेक नहीं करता है, मैं अवॉइड करूंगा। ओके, अच्छा, और केन माफ कीजिएगा आप, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, इन दोनों में कौन सा आपको बेटर दिखता है? कैश मार्केट के दोनों ही शेयर हैं। केन मैं प्रिफर करूंगा क्योंकि मॉर्निंग में भी मेरा व्यू पॉजिटिव था। हालांकि ये भी ऊपर होके नीचे आया है, बट ये बाइंग करने के मतलब पैटर्न अच्छा है। ये जैसे ही 300 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव होगा। आशीष, केईसी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं आप, केईसी की बात कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये? काफी अच्छा लग रहा है मुझे हेमंत। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की तैयारी में आ चुका है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 2008 से ये कंसोलिडेशन बना हुआ था और अभी एक हमने देखा है बहुत अच्छा ब्रेकआउट 170 के ऊपर देखने को मिला है, जो मुझे लगता है स्टॉक को कम से कम 210 220 के स्तरों तक लेके आ सकता है। तो मुझे लगता है पोजिशनली काफी स्ट्रांग है। ऑन डाउन साइड 172 के स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनाइए, कम से कम 210 220 के टारगेट्स नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, महीने 2 महीने के लिहाज से एक बार पीएनसी इंफ्रा पर भी नजर डाल ली जाए, किस तरह का कारोबार कर रहा है। आज हमारे एक्सपर्ट्स की जो पिक्स रही है उन पर नजर डालते हैं। एमसीएक्स एक बार देखते हैं, एमसीएक्स में किस तरह का रुझान है। पीएनसी एमसीएक्स ये स्टॉक देखिए, पीएनसी इंफ्रा ओके 3% मजबूत है, एमसीएक्स 1.5% मजबूत है, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो कैश मार्केट, इरोस एक और कैश मार्केट का स्टॉक जो रिकमेंड किया था आशीष ने, इरोस पर भी नजर डाल लीजिए। इरोस में किस तरह की तेजी होती दिख रही है। यहाँ इरोस भी 5 रुपए पर 2% के आसपास मजबूत है। तो स्टॉक्स अच्छा एक्शन में। मुक्ताट्स वो भी देखिए 5% मजबूत वो भी है। तो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए शेयर आज इरोस, पीवीआर, मुक्ताट ये सब अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। डीवीज एक और स्टॉक है रजत, इस पर राय लेना चाहता हूं। थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि कल मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी सफाई देने की कोशिश हुई है यूएस एफडीए वाले मामले पर। ये खरीदना चाहिए या फिर ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करना चाहिए, और यदि शॉर्ट करना है ऊपर में तो किन लेवल्स पर आप शॉर्ट करेंगे इसे? देखिए, डीवीज की राय देने के लिए थोड़ी सी आपको एक स्टॉक के बारे में याद दिला देता हूं जो आपने मार्केट खुलने के पहले डिस्कस किए थे। उसका प्रदर्शन देखिए, 280 पे खुल के 295 दिखा के अभी 290 मारी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डीवीज का जहां तक सवाल है, मैं बोलूंगा कि इसको शॉर्ट करने के लिए मिनिमम आपको यहाँ इस लेवल पे शॉर्ट करने लायक ये नहीं है, और खरीदारी करेंगे ऐसा अभी इंडिकेशन एक्सेप्ट फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स, एक्सेप्ट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए खरीदारी करने के लिए प्राइस ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए इस लेवल पे खरीदारी करने से फिर उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये ऐसा कुछ दिखाया नहीं है जिसके चलते ये बोला जाएगा कि शॉर्ट टर्म में ये तुरंत 675 पार करके निकल जाएगा। लेकिन 675 अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो उसी लेवल के आसपास अगर ये पहुंचे तब आप जाके शॉर्ट कीजिए। 690 के ऊपर में स्टॉप लगा के दोबारा 640
रिटर्न्स की उम्मीद करके आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट फॉर डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, HPCL, BPCL, IOC आज आपको नजर रखनी चाहिए इनके कैश मार्केट के भाव पे और FNO में क्या भाव इनके चल रहे हैं। अनिल देखिए, बाजार जो मानकर चल रहा होगा कि डिविडेंड आएगा वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखना होगा आज किस तरह का ये डिविडेंड देते हैं। आप देखिए भाव FNO में क्या है, BPCL का 647 रुपीज का और FNO में क्या है, कैश में क्या है 653 रुपीज का। तो देखिए एडजस्टमेंट्स होने शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। 1% और 2% डिविडेंड आएगी मोटा मोटी, ऐसा मेरी कैलकुलेशन। अब एग्जैक्टली किस में, क्योंकि खबर कल देर शाम आई तो पूरी कैलकुलेशन नहीं हो पाई, लेकिन 1.5 से 2% का डिविडेंड आप मानकर चले, उतना फर्क रहना चाहिए। तो उतना फर्क मान के चले ये। अच्छा, लेकिन एक स्टॉक जो अगर बाजार यहां से गिरा तो जो कमजोरी में आगे रहेगा वो होगा अरविंद। 0.5% कमजोर है। ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा इजाफा तीनों बैंड से बाहर निकलने वाले स्टॉक्स के अलावा, और उसकी एक और वजह जो कमजोर होने की वो है रजत बोस की पिक। एक्चुअली रजत ने आज अरविंद शॉर्ट करने के लिए, हाँ अरविंद और टाइटन, तो टाइटन तो चलिए ठीक है, मॉर्गन वगैरह की रिपोर्ट आ गई, वो एक अलग बात है, लेकिन अरविंद फिर रजत क्या इस लेवल पर भी शॉर्ट किया जाए? इस लेवल पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 375 रुपया तक तो ये मिनिमम जाएगा, हो सकता है उसके और नीचे भी जाए। इस लेवल पे भी आप शॉर्ट अगर चाहे तो ले सकते हैं। ओके, ये रजत का कॉल परफेक्ट जाने वाला लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक चालू है। ऐसा क्या वागले साहब भी हाँ कर रहे हैं? वागले साहब लग रहा है ये हमारा कल STBT था। अच्छा, कल था STBT। बिल्कुल, मैं इसके साथ सुबह भी ले लेते सर, दोनों रजत और आप दोनों एक साथ बोलते तो फिर 375 हो जाता। अभी बोल दिया। चलिए ठीक बात है। तो बहुत अच्छी रैली दिखा भी चुका है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, अब यहाँ पर करेक्शन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये शेयर भी आज के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है 1.5% मजबूती के साथ। और HDIL की तो तेजी लगातार बरकरार है। HDIL ये कैसा लगता है आपको आशीष? चार्ट्स पर कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं क्या? देखिए बाइंग तो डेफिनेटली हो रही है और कल हमने 2 दिन में वॉल्यूम भी देखा है, तो उसके चलते थोड़ा एक्शन मुझे लगता है, बट समहाउ अभी भी मुझे जिस तरह का एक बिल्डअप पोजीशंस में देखना चाहिए वो अभी तक के देखने को नहीं मिला है। बट डेफिनेटली वीक नहीं है कहीं भी स्टॉक, तो एक बार शायद 80-81 के लेवल्स दिखा सकता है। मैं स्टॉक यहाँ ऐड करना चाहूंगा जो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग पिक में कवर भी किया, वो है इंडो काउंट, जहां पर पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है वो क्लियरली एक ब्रेकआउट 200 के ऊपर दिखाएगा। तो मुझे लगता है 206 208 के स्तर इंडो काउंट के अंदर में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा है, एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो गया ये सब सारे स्टॉक्स बड़े। वोखार में जो ब्लॉक डील है कल भी हम बता रहे थे, कल भी 5% के आसपास की हुई है, आज भी हुई है। तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट वाली ब्लॉक डील से, ऐसा नहीं कि किसी फंड ने 5% स्टेक खरीद ली। और इसलिए कल स्टॉक ये जब भाग भी रहा था सुबह ब्लॉक डील के बाद, तो हम आपको सावधान कर रहे थे कि खरीदिए मत, ब्लॉक डील के जरिए मत खरीदिएगा। अगर आपको अदरवाइज कोई खरीदना है तो एक अलग बात है, ब्लॉक डील की वजह से ये स्टॉक खरीदना नहीं बनता, ये आप जरूर ध्यान में रखें इस वक्त। चलिए, बाजार अभी भी मजबूत है 85 अंक ऊपर और 9050 के ऊपर टिक रहा है। निफ्टी 1150 शेयर मजबूत है और 250 शेयर कमजोर है। तो आज शुरुआत कह सकते कि खराब नहीं है, उम्मीद से बेहतर ही है, उम्मीद के मुताबिक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेंगे उनसे कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। ब्रेक के दौरान भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स भी और मिड कैप इंडेक्स में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा, 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन रेशियो। देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर है, तो तेजी की तरफ ज्यादातर बाजार सोच रहा है। और देखिए एक स्टॉक जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है रिलायंस कैप, हमने बात की FNO से बाहर आया और देखिए अच्छा प्रदर्शन अब यहां पर देखने को मिल रहा है। टॉप 5 FNO गेनर्स में इसने अपना नाम दर्ज करा है, 2.5% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। रजत, आप भी बुलिश हैं क्या इस पे? रिलायंस कैपिटल की बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, रिलायंस कैपिटल मुझको अच्छा लगता है। मुझको लगता है कि ये 611 रुपया तो 612 रुपया तक तो मिनिमम जाएगा, उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है उसको पार करेंगे तो 617-18 भी पहुंच जाएगा। अच्छा, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ब्रेक के दौरान हमारे तीनों एक्सपर्ट रिलायंस कैपिटल पर बुलिश हो रहे हैं, तो अब मैं एक कंपटीशन करवा लेता हूं तीनों में। रजत कह रहे 612-13 ही कहा ना रजत ने? हाँ, अच्छा
अब बताते देखिए कौन ज्यादा बड़ा टारगेट पे है। बागले साहब आप बताइए। 618। वेरी गुड। आशीष जी। मैंने तो जब 602 था तभी 640 की बात की। मुझे लगता है कि मेजर ब्रेकआउट है और आप इसके मंथली चार्ट देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक अब 640 650 के पहले कहीं भी बड़ा रेजिस्टेंस इसके अंदर में आता हुआ देखने को मिलेगा। लगे हाथ प्रकाश जी, आप भी गंगा स्नान कर लीजिए। फंडामेंटल, लेकिन ये जो जब तक ये एक्चुअली ऑन ए सीरियस नोट, ये जो डीमर्जर वाली बात है, हाँ, जिसमें एक एक करके ये बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग करने की जो सोच रहे हैं, कई लोग बोलते हैं ये स्टॉक ऐसा है 1000 रुपए की रेंज में जाने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि उतने पोटेंशियल है वाकई में शेयर में? नहीं, पोटेंशियल है, देयर इज नो डिनाइंग, बट वही देखना, एग्जीक्यूशन ही तो देखना है। सो अगर कहीं आपको लगा कि अगले 3 महीने में इन्होंने जो प्रॉमिसेस की है उसमें कुछ अमल हो रहा है, कुछ समझ आ रही है कि दिख रहा है, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं आई डोंट माइंड बाइंग एट 650, बट वो दिखना चाहिए कि ये हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आई हैं, ऐलान आए हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आई है, पर लेकिन 3 चीजें अगर ये डिमर्जर होता तो जो 3 बिजनेस है वो बहुत ही बड़े। एक तो इंश्योरेंस, दूसरा है म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाउसिंग फाइनेंस। अगर ये 3 बिजनेस अलग अलग कर देना तो वैल्यू अनलॉकिंग तो हो जाएगी। अब ये कितना जल्दी कर पाते हैं चैलेंज, और काफी देर हुआ है, कर ही देना चाहिए इन लगता है इनको, और खासतौर पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जिस तरह के वैल्यूएशन मिल रहे हैं। इट इज प्लेइंग कैचअप। बाकी जब लोगों को देखा, जब आप ईडलवाइज को देखिए, उसके बाद सारे बिजनेसेस हैं, काफी छोटे हैं इनसे, लेकिन उसकी री रेटिंग आप 50% अपसाइड उसमें देख लिया है। आप इंडिया इन्फोलाइन को देखिए, मोतीलाल ओसवाल देखिए, और बाकी के जो एनबीएफसी तो बहुत सारे हैं जिसमें इस टाइप का है। इनका सबसे बड़ा कंपटीशन रहेगा जो स्मॉल बैंक्स आ गए हैं। एक बार इनका डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश हो गया तो इनके लिए इंश्योरेंस ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो आज आप कोई भी एक्सपर्टीज किसी से भी लाके पार्टनर को लाइए, एक बार आपका क्लाइंट बेस हो गया, खास करके जनरल इंश्योरेंस वाला जो वो है। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज तो है, इस वजह से ही लोगों को एक्साइटमेंट इतना है। बैन में आने का कारण ही ये है कि होप रैली है ये, तो अब इसको कितना सस्टेन होता है वो देखना। बैन में आने के कारण एक और ये भी था कि खबरें चल रही थी कि सरकार एफडीआई के ऊपर विचार कर रही है, और एफडीआई इस बार आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में इंश्योरेंस के, और वो एक बहुत बड़ा गेम प्ले हो सकता है। वो आनी है अभी खबर, जब आएगी तब और तेजी देखने को मिलेगी। मुझे जो लगता है, मुझे एक स्पेस जो हम लगातार बात करें, देखिए बैंक बढ़ गए, प्राइवेट बैंक बढ़ गए, एनबीएफसी बढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो धीरे धीरे इस लाइन में नीचे की तरफ वाले जो है ना, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज, म्यूचुअल फंड, अब हर आदमी म्यूचुअल फंड की जगह पैसा लगाता है, और अपने को लगता है कि म्यूचुअल फंड में क्या है, लेकिन जो कमाई कर रहे हैं ये लोग। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी दिक्कत है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एफडीआई आता है, जो कि आने की बात हो रही है, तो एक बड़ा गेम चेंजर इस पूरी इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बनता हुआ दिख सकता है। पीसी ज्वेलर्स पता नहीं है क्यों गिरता जा रहा है, और कल भी हमने देखा था टाइटन में मार पड़ी थी, आज पीसी ज्वेलर्स में। आशीष, इसमें क्या हो रहा है? पीसी ज्वेलर्स इतना कमजोर क्यों, और किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? कोई राय इस पर? देखिए हेमंत, इसमें क्या हुआ है, 2-3 दिन पहले बहुत अच्छी एक तेजी हमें देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं अभी लास्ट 2-3 दिनों में लिक्विडेशन भी आया। तो मुझे लगता है कि जो पोजीशंस बनी है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और अब ये स्टॉक मुझे लगता है 406-405 के आसपास जाके थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, और इसको वापस नया बेस बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मुझे लगता है ये कोई बहुत ज्यादा ट्रेडर्स के लिए इसके अंदर मोमेंटम देखने के चांसेस कम है। उल्टा मुझे लगता है कि जैसे हमने भरत फाइनेंस की बात की, वो एक अच्छा मूव दिखा रहा है, और क्लियरली 834, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, 840 तक का अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकता है। वो ऑलरेडी एक मूव आते हुए देखने को मिल रहा है। एम&एम फाइनेंस मुझे लगता है एक बहुत अच्छा नजर आ रहा है करंट लेवल्स पे, जिसमें मुझे लगता है 325 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और डाउन साइड में 311-12 का एक स्टॉप रख के एम&एम फाइनेंस के अंदर पोजीशन करंट लेवल्स पर बनाई जा सकती है। तो आज एनबीएफसी है एक्शन में, एक के बाद एक रेडार पर आती हुई दिख रही है। पहले रिलायंस कैपिटल, फिर एम&एम फाइनेंस, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस जो अभी हेमंत आप जिक्र कर रहे थे, देखिए 2% अब मजबूत हो गया, ये भी दिन के हाई पॉइंट पर। आईएफसीआई देखिए 1.5 से 2% ये मजबूत हो गया। तो एक के बाद एक स्टॉक ये भागे जाने, और ऐसा ही एक और स्टॉक वागले साहब के रडार पर आया। वागले साहब कौन सा है? पहले आईआरबी इंफ्रा की बात कर रहे थे। मुंबई पुणे हाईवे का टोल बढ़ गया है, तो ये आईआरबी के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। जल्दी से एक बार चार्ट देखकर आईआरबी के बताइए। अच्छा, हम कल भी कह रहे थे हमारे लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन टोल कंपनियों के लिए अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि मुंबई पुणे हाईवे पर टोल बढ़ना अब कितना बढ़ा है एक बार ये देख लेते हैं। 195 रुपए से बढ़ाकर 230 रुपए कर दिया। अब ये देखना होगा कौन सी गाड़ियों के लिए किया है, ट्रक के लिए क्या है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए क्या है। लेकिन चार्ट देखकर बताइए आईआरबी इंफ्रा कैसा लगता है। अच्छा, कल फेसबुक लाइव पर जब हमसे लोग सवाल पूछ रहे थे तो हम कह रहे थे ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आने वाले दिनों में। 240 241
तक का व्यू है, शायद एक्सटेंड करके 243, 244 तक जा सकता है। ओके। और अभी 237 है, तो 2-3% का अपसाइड है। अच्छा, और ये तो हो गया IRB इंफ्रा, और जो स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है खरीदारी करने के लिए आज, वो भी बता दिया आपने। मुझे लगता है आपने या हेमंत ने बात की थी मॉर्निंग में भारत फाइनेंशियल, हाँ, भारत, जिसमें मुझे पैटर्न अभी क्लियर उभर कर आ रहा है। मॉर्निंग में एक हाईएस्ट वॉल्यूम बनाए पहले आधे घंटे में, और अभी वो ब्रेक हो रहा है, तो 828 के स्टॉप लॉस से बाय करें। करंटली 834 है, मुझे लगता है ये 850, 855 तक आज और कल तक जा सकता है। 850, 855 आप खरीदेंगे इस भाव में भारत फाइनेंशियल? हमने अभी डिस्कस किया था 823 के आसपास। मैंने कहा कि मॉर्निंग में कि 880 तक का पोटेंशियल टारगेट है, क्योंकि 4 दिन का कंसोलिडेशन है, और 840 के ऊपर 35 रुपया जो है वो इमीडिएट हमें देखने को मिल सकता है। तो 875, 880 के टारगेट्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए, भारत फाइनेंशियल, रिलायंस कैपिटल, IRB इंफ्रा, ये तमाम शेयर्स ही है जहां पर आज है आपके लिए तेजी के मौके। वक्त है हमें हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का। वागले साहब, प्रकाश देवान जी, आशीष जी और रजत सर, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम स्टॉक्स पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 2 जाने माने दिग्गज। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ इक्विटीज मनीष सोनथालिया के साथ, और उनके साथ जुड़ेंगे इसी फंड के MD और CEO आशीष सोमैया भी इस ब्रेक के बाद। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, और इस फंड ने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मुकाम आज हासिल किया है, जहां इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग $2.5 बिलियन यानी कि 19,000 करोड़ के आसपास पहुंचे। और इस खास मौके पर हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के MD और CEO आशीष सोमैया, और साथ ही PMS के CIO मनीष सोनथालिया साहब हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले तो आशीष जी और आपको मनीष जी दोनों को बहुत बहुत बधाई, ये बड़ा मुकाम हासिल किया। वैसे तो बहुत सारे फंड्स हैं जो इससे ऊपर भी पहुंचे हैं, इस लेवल के पार भी निकले, लेकिन आपके फंड की एक खासियत है, आपने अब तक अपनी एक्सपर्टाइज पूरी की पूरी इक्विटी में रखी है, जबकि बाकी फंड्स के पास लगभग सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या वजह है कि आपके फंड का फोकस इक्विटी पर रहा है? ये क्योंकि जैसे हर एक इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो कई तरह के प्लेयर्स होते हैं, जैसे सुपरमार्केट्स होते हैं, जैसे बल्ज ब्रैकेट, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। सो कई बार प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंडस्ट्री के, इनका एक मानना ये होता है कि हम कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, जिसको वन स्टॉप शॉप आप बोलते हैं। लेकिन हर इंडस्ट्री में, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो अपना नीश में ऑपरेट करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल में सोच ये है कि हम हर कोई चीज जो कस्टमर शायद ले सकता है वो ऑफर नहीं करके हम केवल वही ऑफर करें जो हम लोग, जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है। और मोतीलाल ओसवाल, जैसे आप जानते हैं, पिछले 30 साल से केवल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में और इक्विटी एडवाइज में काम कर रहा है। तो हमारा गेम प्लान यही रहेगा आगे जाकर भी कि केवल इक्विटी में काम करें और केवल अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे प्रोडक्ट्स बनाएं। यानी कि बड़ी वेल्थ, बड़ा पैसा तो इक्विटी में बनता है, वो बनाने में मदद मनीष करते हैं। मनीष, मैंने जब भी देखा है आपके टैगलाइंस, आपका म्यूचुअल फंड्स को मार्केट करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग। हालांकि उस तरीके पर मैं बात करूंगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है जो आप लेकर चलते हैं वो सीधे दिल में उतरती है। बाय राइट सिट राइट, और सोचने में ऐसा लगता है आंख बंद करके, हाँ ये बात तो सही है, अच्छा शेयर खरीदो और लंबे समय के लिए बैठ जाओ। ये लाइन कहां से ढूंढी आपने? नहीं, सोच ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि चीजों को थोड़ा सिंपल रखा जाए। और क्या है कि बड़ा पैसा उसी में बनता है जो सिंपली लोगों को समझ में आए। बहुत ज्यादा अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आप करने की कोशिश करते हैं तो या तो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, और अगर कर भी पाए तो बेनिफिट कुछ लोगों को ही मिल पाएगा। तो एक कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें जो समझ में आता है हम वही पोर्ट्रे करना चाहते हैं। और हमारी जो 27 साल की जर्नी है, ये कंपनी 1987 में एग्जिस्ट हुआ था, वहां से शुरू हुई है जर्नी। तो 27 साल में हमको यही समझ में आया कि यही प्रोसेस से आप इक्विटीज में पैसा लंबे समय के लिए बना सकते हैं। और यही हमने वो टैगलाइन में रखा है कि अगर आप सही शेयर चुनोगे और उसको अगर लंबे समय तक रखोगे तो आपका एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा। सो बाय राइट एंड सिट राइट। और ये तरीका आशीष जी बड़ा आकर्षक है, क्योंकि मैं जब भी आपके ऑफिस में आता हूँ, पूरे ऑफिस में हर जगह आपके वो कुछ न कुछ तस्वीरें ऐसी लगी रहती है, और ऐसा फील होता है कि आप वाकई में इक्विटी कल्चर में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो पैसा लगा रहे हैं,
या फिर जो पैसा मैनेज कर रहे हैं जैसे आप, ये आपके वो रग रग में इक्विटी होना जरूरी है? देखिए, बिलीफ बहुत जरूरी है। जैसे हमारा पैसा कहाँ पे है, हमारी कंपनी का पैसा कहाँ पे है, प्रमोटर्स का कहाँ पे है। सो हम लोग खुद, ये इन्वेस्टर्स फंड है, फॉर इन्वेस्टर्स बाय इन्वेस्टर्स। हम खुद, जैसे कि ये 19,000 करोड़ की आपने बात करी है, उसमें से एएमसी का कैपिटल है, प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग कंपनी का पैसा है, करीब करीब 19,000 में से 2,000 करोड़ प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपकी कंपनी का, आपके प्रमोटर्स खुद ने भी इसी फंड में पैसा लगाया? जैसे मतलब अगर ये एक रेस्टोरेंट होता तो हम बोलते कि मालिक खाना यहीं पे खाता है, तो बोलने वाली बात ये है। जैसे आपने इक्विटी की बात करी, कई बार मेरी टीम में या हमारे दूसरे एम्प्लॉइज हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो भी हमको पूछते हैं क्या हम कभी फिक्स्ड इनकम नहीं करेंगे, क्या हम इक्विटी करेंगे। तो हम उनको बोलते हैं कि भैया आप मैकडॉनल्ड में काम करते हो, आप केवल बर्गर सर्व करोगे, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। एक चीज पे फोकस रखना चाहिए जो अपनी एक्सपर्टाइज है, और उसी को आगे बढ़ते चला। और इस एक्सपर्टाइज का फायदा भी मिल रहा है। मैं देख रहा था सारे डेटा की, हालांकि आपने 2003 से पीएमएस शुरू किया, लेकिन म्यूचुअल फंड के असली ऑपरेशंस जो आपके शुरू हुए वो 2013 से, और अगर 2013 से 2017 में हम अभी तो शुरुआत है, और अगर उसमें आपने लगभग $1.25 बिलियन के आसपास की एसेट्स बना लिए है, और खासतौर से आपके फंड बड़े फेमस है, और आपने नाम भी वैसे रखे हैं M25, M30, M35, तो ये बड़ा आसान है लोगों के लिए जानना समझना कि इस फंड में क्या है, क्या कुछ है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के बजाय आपने बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट रखे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजिकली भी बहुत सारा रिसर्च है। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि बहुत चॉइस देने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात, मार्केट की रियलिटी है, हजारों लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ, हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 150 अच्छी कंपनियां खरीदने के लिए हमारी इंडस्ट्री ने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट किया है कि 100 से 150 कंपनियां खरीदने के लिए 500 फंड है। तो चीजों को सिंपल रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आप अभी मनीष जी से पूछ रहे थे कि बाय राइट सिट टाइट ये फिलॉसफी है, तो स्टॉक खरीदने का एक तरीका है। अगर स्टॉक खरीदने का एक तरीका है तो आप इसको लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप ऐसे 2-3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। उससे ज्यादा आप क्या कर लोगे? जैसे यहाँ पे वैल्यू, ग्रोथ, अपॉर्चुनिस्टिक, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, डिविडेंड यील्ड, इस तरह के 50 तरह के फंड तो नहीं है। करने को कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि एक सिलेक्ट सेट ऑफ हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो उसको आपने भाग कर दिया लार्ज कैप, मिड कैप, बस काफी है। सिंपल रखते हैं हर चीज को। जहां इस इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूं कि खासतौर से अब जितने रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी से भी आ रहा है, जमकर पैसा मिल रहा है। मनीष जी, कुछ फंड्स हैं जो पैसा लेना बंद कर रहे हैं कि भाई हमारे पास अब मौके नहीं है और पैसा मत दीजिए, थोड़ा मार्केट सैचुरेटेड हो गया है, बढ़ गया है, इतने पैसे लगाने के मौके हैं नहीं। क्या ये समस्या आपको भी है? नहीं, हमने एक हमारे पीएमएस स्कीम में पैसा लेना बंद किया है और वो काफी सक्सेसफुल स्कीम रही है। बट हमारा ये मानना है कि पीएमएस स्ट्रक्चर में कुछ एक कॉर्पस ही आप स्केल अप कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट वो स्केलेबिलिटी आपको फंड स्ट्रक्चर में आती है। तो क्या है कि बियॉन्ड अ सर्टेन कॉर्पस वो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मल्टी कैप फंड था, हम मिड कैप लेते थे और लॉन्ग टर्म में वो काफी बढ़ जाता था, तो एक लार्ज रिटर्न्स बन जाते थे। तो इम्पैक्ट कॉस्ट इतनी यूफोरिक कंडीशंस में हमें वो समझ में नहीं आ रहा था। और ठीक है, मार्केट स्टेबलाइज होगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में, बट एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम हमें यही समझ में आया कि मार्केट थोड़ी बिलिस्टिक स्टेट में, यूफोरिक स्टेट में है, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिटेड है, बिकॉज प्राइस का बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है। और एक पीएमएस स्ट्रक्चर में एक पॉइंट के बाद स्केलेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसीलिए हम लोगों ने एआईएफ लॉन्च किया। एआईएफ पीएमएस ही है पर फंड स्ट्रक्चर में, तो यही जो फंड है हम एआईएफ में रेप्लिकेट करेंगे। तो इसे आप आशीष जी थोड़ा समझाइए, एआईएफ यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें इन्वेस्टर किस तरह से पैसा लगा सकते हैं, किस तरह की स्कीम्स हैं? देखिए, जैसे पीएमएस में क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके शेयर्स आपके अलग डीमैट अकाउंट में होते हैं, और एक पीएमएस का आमतौर पर एक मॉडल पोर्टफोलियो होता है। तो सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो लगभग सिमिलर होता है, केवल एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, और सबके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में होते हैं, तो उसको अनपूल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मनीष जी ने बताया, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इज अ पूल्ड, इट्स अ फंड स्ट्रक्चर। और आमतौर पर ये जो एआईएफ्स होते हैं, ये एक
प्री डिफाइंड पीरियड के लिए होते हैं, जैसे 3 साल 5 साल। तो पहले 1 साल ड्रॉडाउन पीरियड होता है, सारे के सारे इन्वेस्टर्स पहले 1 साल में कुछ टुकड़ों में हमको इन्वेस्टमेंट देते हैं। उसके बाद से 3 साल या 5 साल के लिए वो पैसा हमारे पास होता है उसको रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए। तो सारे इन्वेस्टर एक साथ आते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट एक साथ एक फंड स्ट्रक्चर में पूल में होता है और उसको हम अगले 3 साल 5 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं। अब खास बात पीएमएस और एआईएफ की ये है कि म्यूचुअल फंड एक रिटेल प्रोडक्ट है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे मैक्सिमम आप 10% से ज्यादा किसी स्टॉक में नहीं ले सकते हो। ट्रू लेबलिंग गाइडलाइन होती है, मिड कैप और लार्ज कैप का एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होता है। इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वेस्टर के कंट्रोल में होता है, जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। मार्केट ऊपर होती है तो ज्यादा पैसा आता है, नीचे होती है तो शायद लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो पीएमएस और एआईएफ में ये सारे डिफिकल्टीज नहीं है।